तो लास्ट टाइम अपन ने साइक्लिक प्रोसेसेस को देखा था। अच्छा, इन साइक्लिक प्रोसेस में जो सबसे फेमस साइक्लिक प्रोसेस है वो है कार्नोट भैया की साइकिल। कार्नोट भैया की साइकिल, चलाने वाली साइकिल नहीं भैया, साइक्लिक प्रोसेस वाली साइकिल। ठीक है, अब पहले अपन जो है इन कार्नोट के बारे में जानते हैं। तो ये जो कार्नोट साइकिल है ये बनाई थी साडी कार्नोट ने। अच्छा, अब साडी कार्नोट कौन थे? ये एक फ्रेंच आदमी थे और जब ये 18 साल की उम्र में थे ना तो ये वॉर लड़ने गए थे। कौन से वाले वॉर लड़ने गए थे? ये लड़ने गए थे नेपोलियन के वॉर्स। ठीक है, उस टाइम पे नेपोलियन का बड़ा ही जादू चल रहा था। तो ये जो नेपोलियन वॉर्स थे ये एकदम इसका एंड आ रहा था। नेपोलियन वॉर्स कहां से हुए थे? अगर हिस्ट्री किसी ने ध्यान से पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि साडी कार्नोट जो थे वो फ्रांस के थे, क्योंकि नेपोलियन वॉर्स वो फ्रांस की तरफ से लड़ रहे थे। और जबरदस्त बात तो ये हुई कि फ्रांस ये वाले वॉर हार गया। अब 18 साल के साडी कार्नोट, उनको लगा ओ माय गॉड ये क्या हो गया है, मेरी कंट्री वॉर कैसे हार गई, लोचा क्या है, इसका कारण क्या है और इसको कैसे ठीक करूं। तो उन्होंने नेपोलियन की जो हार हुई थी उसके पीछे का रीजन बताया। क्या बताया? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रीजन बताया। बड़े इंजीनियर टाइप के आदमी थे। उन्होंने बोला कि ये जो वॉर है हम हारे, लॉस्ट। भाई क्यों हारे हम हारे बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट इंजन के कारण हम ये वॉर हार गए। सब लोगों ने बोला अरे ऐसे थोड़ी ना होता है ये वो। उन्होंने बोला देखो हमारे इंजन इनएफिशिएंट है तो हमारी वॉर मशीन इनएफिशिएंट थी, सब कुछ हमारा इनएफिशिएंट था। तो अगर फिर से फ्रांस को स्ट्रांग बनाना है तो फिर हमको एक ऐसा इंजन बनाना पड़ेगा जो कि बहुत 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 एफिशिएंट हो, दुनिया में किसी भी कंट्री के पास जितने भी इंजन है उन सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो। तो उन्होंने अपनी लाइफ का ये मिशन बना दिया। ठीक है, अब ये ताबड़तोड़ है ना और दुनिया चेंज करने वाला जो इंजन है वो साडी कार्नोट ने बनाया। कब बनाया? उन्होंने बनाया ये इंजन 1924 में। उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने इस इंजन के बारे में बताया। और ये जो इंजन है और या फिर ये जो साइकिल है कार्नोट साइकिल, इसकी डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि जो हमारे साडी कार्नोट हैं इनको हम फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहा जाता है इनके ऊपर। अभी मैं आपको सेकंड लॉ बताऊंगा। वो सेकंड लॉ लाने में ये साडी कार्नोट का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल था। यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने जो इंजन चूज किया उस टाइम पे ये स्टीम इंजन, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह बहुत प्रोमिनेंट चीजें थी। सारी कंट्रीज अपने इंडस्ट्रीज को स्ट्रांग कर रहे थे क्योंकि हमने देखा था गैसियस लॉज आ चुके थे तब तक हम गैस की जो पावर्स है उसके बारे में जान चुके थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह चल रहा है, साड़ी ने अपना ये जो है वगैरह वगैरह इंजन वगैरह दिया। अब देखो पहली बात तो मेरे को ये दिमाग में आई कि यार मैं इंजन में साइक्लिक प्रोसेस क्यों यूज करता हूं। ये क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो एक बार में तो बहुत ऑब्वियस लगेगा कि यार कार्नोट ने किया होगा तो ठीक है, उन्होंने सही किया होगा, बड़े आदमी थे, साइंटिस्ट थे, हमसे ज्यादा पता था, ये था वो था। पर अगर हम इसके पीछे का रीजन ढूंढने जाएं तो हमको रीजन मिल भी सकता है। हमको रीजन कैसे मिल सकता है? हमको रीजन इस तरह से मिल सकता है। देखो साइक्लिक प्रोसेस को चूज करने के उनके पीछे का जो राज है ना, अब वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो साइक्लिक प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझने के लिए उससे पहले अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ये प्रोजेक्टाइल का, ये तोप का। मैं तोप के गोले दागता हूं, सामने मेरा एनिमी खड़ा है ना। अब मेरे एनिमी के पास तो एक ऐसी मशीन है, पहले मैं मेरी मशीन को एनालाइज करता हूं। मेरी मशीन कैसी है? मेरी मशीन ऐसी है कि वो क्या करती है कि मैंने उसमें एक गोला डाला, ठीक है, उसने सामने वाले के कैंप में दाग दिया। फिर दूसरा गोला डालने के लिए मेरे को मेरी मशीन को इनिशियल स्टेट में ले जाना पड़ता है। जैसे वो पहले थी उसको वहां पे ले जाके फिर चिंगारी लगाऊंगा, फिर जाएगा, फिर गोला डालूंगा, फिर जाएगा, फिर गोला डालूंगा, फिर जाएगा। तो मान लो अगर मेरे को हर गोले को जो मेरे को तोप के थ्रू फेंकना है उसको लोड करने में 5 मिनट का टाइम लगा, तो स्ट्राइक 1 और स्ट्राइक 2 के बीच में मेरे को कितना टाइम लग गया? 5 मिनट का टाइम लग गया। अब मेरे पास तो क्या है, ये वाली मशीन थी, पर जो मेरे पास मेरे एनिमीज के पास मशीन थी वो एक साइक्लिक मशीन थी। उसमें क्या हो रहा था? उसमें हो रहा था ये कि मान लो ये मेरा प्रोसेस, मैं मेरे तोप का प्रोसेस यहां पे प्लॉट कर रहा हूं। मैंने एक गोला दागा तो मेरी मशीन जो है स्टेट 1 से स्टेट 2 में चली गई, ठीक है।
फिर मैं इसको मैनुअली स्टेट 2 से स्टेट 1 पे पैदल पैदल चल के ले जा रहा हूं। पर मेरे एनिमी के पास जो मशीन थी वो ऐसे थी कि वो खुद से स्टेट 1 में पहुंच जाती थी 5 सेकंड में। ठीक है, तो ये सारे इंजन होते ना, इसमें भी आप सोचो कि अगर मान लो इंजन ने अपनी एक साइकिल कंप्लीट की, हमें कुछ वर्क डन करके दिया, फिर मेरे को उसको इनिशियल स्टेट में वापस लेना पड़ रहा है और मेरे को रात भर काम करना है, तो मैं रात भर जागूंगा, रात भर लोगों को लगाऊंगा। असली इंजन तो वो होता है जो खुद काम करता रहे, भैया फ्यूल डाला, काम करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, बहुत टाइम बाद मेंटेनेंस मांग रहा है, रोज ऐसा नहीं है कि मेरे को उसकी स्टेट्स को चेंज करना पड़े। तो बात समझ में आई कि साइक्लिक प्रोसेस ही इंजन में क्यों यूज होता है, क्योंकि इंजन जो है खुद से चलना चाहिए है। तो ये बात बड़ी मस्त है, तो हमको साइक्लिक प्रोसेस की इंपॉर्टेंस समझ में। अब अपन बात करते हैं कार्नोट की, वापस से अपन साडी कार्नोट पे आते हैं। उन्होंने एक साइक्लिक प्रोसेस चूज किया। अब वहां पे क्या हो रहा है, देखो वहां पे एक्चुअली में क्या होता है, अगर मैं आपको किसी भी इंजन की वर्किंग के बारे में बात करूं तो इंजन की वर्किंग कैसे होती है। मान लो ये हमारा इंजन है, इसको मैं बोल रहा हूं ई। तो ये इंजन क्या करता है, यहां पे एक हीट सोर्स है जिसको मैं बोल देता हूं TH, मतलब T हाई। उससे ये एक Q1 हीट लेता है। कौन सी हीट लेता है, Q1 हीट इसने ली। ये इंजन इस हीट को W वर्क में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, W वर्क में कन्वर्ट कर देता है। और कुछ हीट रिजेक्ट कर देता है जिसको हम Q2 बोलेंगे। और ये नीचे मेरा कहां पे रिजेक्ट कर रहा है, ये TC पे रिजेक्ट कर रहा है। कहां पे रिजेक्ट कर रहा है, TC, कोल्ड पे। हीट हमको क्या बताया कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर लेती है। उसने कुछ हीट ली Q1 जितनी, W जितना वर्क किया, और जो हीट बाकी थी Q2 उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये मेरे एक इंजन का साइक्लिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, और फिर मेरे को एक चीज चाहिए जो मेरे को वापस से यहां पे पहुंचा दे, तो मेरा इंजन काम करता रहेगा। वो इंजन के खुद के अंदर ऐसी बिल्ट होती है। तो अगर मैं प्रोसेस को एक बार देखूं तो प्रोसेस ने क्या किया, हीट ली, वर्क किया, हीट रिजेक्ट कर दी। बात समझ में आई। चलो, तो अब जो है किसी भी इंजन की जो एफिशिएंसी है वो इतनी होती है। कितनी होती है, नेट वर्क डन W, जो हमने अभी देखा था यहां पे नेटवर्क हमें कितना मिला, हमको नेटवर्क मिला भैया W। नीचे है नेट हीट एब्सॉर्ब्ड, कितनी हीट इंजन ने एब्सॉर्ब की, कितनी हीट ले रहा है। और ये बहुत इंट्यूटिव भी है, हम उसको एनर्जी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हीट की तरह से ले जाके दे रहे हैं, और हमसे बोल रहे हैं कि हमको जो काम करवाना है तुझसे इंजन, हमको एनर्जी जिस फॉर्मेट में चाहिए तू हमको वो एनर्जी दे। तो उसने अपने को एनर्जी वर्क डन के फॉर्म में दी। तो एफिशिएंसी मतलब कि कितना लिया उसके बदले में कितना दिया। तो हीट लेके वर्क दिया, तो नेट वर्क डन अपॉन हीट एब्सॉर्ब्ड। सो हीट एब्सॉर्ब मेरी हो गई Q1। तो इस तरह से मैं इंजन की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। अब कार्नोट ने क्या बोला, कार्नोट जो थे उन्होंने ये बोला कि देखो मैंने एक ऐसी साइकिल इजाद की है, उसके अंदर मैंने ऐसे प्रोसेसेस डाले हैं जिनकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम है पूरी दुनिया में। इससे ज्यादा एफिशिएंसी का इंजन आपको नहीं मिल सकता। अब आप मेरी ये बात समझ रहे हो। किसी इंडस्ट्री में अगर आपने जाके बोल दिया ना कि मेरे पास जो आप करेंटली इंजन यूज कर रहे हो उससे ज्यादा एफिशिएंसी का इंजन है, तो वो आपको मिलियनियर बिलियनियर बना सकते हैं। वो आपको जितने पैसे मांगोगे उतने दे दोगे, क्योंकि अगर उनकी इंजन की एफिशिएंसी सही हो रही है तो मतलब उनकी बहुत कॉस्ट सेव हो रही है, टाइम सेव हो रहा है, बहुत कुछ रिसोर्सेज सेव हो रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा उनके लिए। तो बस कार्नोट ने यही कमाल किया था। अब देखो कार्नोट भैया ने बोला, क्या बोला भैया कार्नोट भैया ने, कि हमारा जो इंजन होगा ना उसमें 4 प्रोसेस होंगे, 4 प्रोसेस होंगे। और वो प्रोसेसेस क्या होंगे, जो पहले 2 प्रोसेस है ना भैया, फर्स्ट 2 प्रोसेस जो हैं उनसे तो आपको वर्क मिलेगा। ठीक है, हमने बोला यही तो हमको काम का प्रोसेस है। पर उन्होंने बोला देखो हमारे साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए कि वापस इनिशियल स्टेट तक पहुंच जाए। तो जो नेक्स्ट 2 प्रोसेस हैं वो आपको बैक टू इनिशियल स्टेट ले जाएगा। अब देखो बैक टू इनिशियल स्टेट जाने में पहले अपन इन दोनों प्रोसेस को अलग अलग एनालाइज करते हैं। अपन अपना हीट इंजन बना लेते हैं बहुत जल्दी से। यहां पे ये मेरा इंजन है,
यहां से उसने ली Q1 हीट, यहां पे ली Q2 हीट, और यहां पे उसने किया वर्क। तो पहले दो प्रोसेस में तो हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, इसका मतलब एनर्जी लूज कर रहा है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर वाले से कम टेम्परेचर पे जा रहा है। अब मेरे को अगर उसको वापस से उसकी स्टेट में पहुंचाना है, इनिशियल स्टेट में, तो मेरे को उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो यहां से मेरे को एक बात समझ में आई, और कार्नोट ने साइकिल ही क्यों ली, वो ये है, जैसे मान लो ये मेरा पीवी है, सपोज मैंने आइसोथर्मल कोई काम किया, मैंने आइसोथर्मल वर्क करवाया, तो ये वर्क हो गया। अब अगर मैं इसी प्रोसेस से वापस से ले गया अपने इंजन को, मान लो मैं इसी प्रोसेस से वापस से ले गया, तो फिर नेट वर्क डन कितना हो गया? नेट वर्क डन 0 हो गया। सेम पाथ ही मैंने ट्रेस कर लिया, तो पहले मैंने जितना भी वर्क इंजन से करवाया था, मेरे को वापस उसको इनिशियल स्टेट में पहुंचाने के लिए उतना ही वर्क करना पड़ा। तो सिंगल स्टेप प्रोसेस से तो हमारा काम नहीं हो सकता, ये हमने प्रूव कर लिया। अब देखो, हमको कुछ ऐसा चाहिए कि हमको नेट वर्क मिले। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये वाला जो W है, लेट से W1 जो कि हमको मिला, हम बोल रहे हैं इसको W1, वो किससे ज्यादा होना चाहिए? हमको क्या पता है कि हमको इंजन को इनिशियल स्टेट में ले जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो मैं उसको बोल देता हूं W2। तो इंजन ने जो हमको वर्क दिया, जब भी हमने इसकी स्टेट चेंज की, वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू जो कि हमको वर्क करना पड़ रहा है उसको उसकी इनिशियल स्टेट में रिस्टोर करने के लिए। जब मैं आपको कार्नोट की साइकिल बताऊंगा तो आपको ये और क्लियर होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी W1 मोर देन W2 होना चाहिए है। तो इसका जो सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंजन इस दुनिया का जो कार्नोट ने दिया, वो ऐसा कुछ दिखता है। उसमें 4 प्रोसेसेस होते हैं। कार्नोट साइकिल ये कुछ ऐसी होती है, इसमें 4 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल, टी हाई वाला, हायर टेम्परेचर पे जो हो रहा है। दूसरा प्रोसेस देखो, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये एक्सपेंशन वाला प्रोसेस है भैया। दूसरा प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक, तो ये वाला प्रोसेस है, ये भी एक्सपेंशन का प्रोसेस है। तो एक्सपेंशन में हमने इंजन से वर्क लिया। अब मैं यहां इस पॉइंट पे पहुंच गया हूं, मेरे को सिस्टम को वापस से इस पॉइंट पे ले जाना है। तो देखो, मेरे को एक बात तो दिख रही है कि अगर मैं सिस्टम को मान लो डायरेक्टली ले गया, ऐसे ले गया, तो इसका वर्क डन, इस वाले प्रोसेस का वर्क डन, तो जो कार्नोट ने प्रोसेस बनाया है, मतलब पहले ये वाला फिर ये वाला, इससे ज्यादा है क्योंकि इसका ग्राफ तो ऊपर है। अगर इसका ग्राफ ऊपर है तो मतलब ये वाला प्रोसेस तो कैंसिल हो गया, तो हम इसको मिटा देंगे, भैया तुम जाओ, ठीक है। तो जो कार्नोट ने बनाया वो सही है, हमने चेक कर लिया। फिर कार्नोट ने क्या बोला? कार्नोट ने बोला कि देखो, पहले तुम आइसोथर्मली उसकी तुमने वॉल्यूम बढ़ाई, फिर थोड़ी सी एडियाबैटिकली तुमने और वॉल्यूम बढ़ाई, अब तुम क्या करो, उसकी आइसोथर्मली वॉल्यूम कम कर दो। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये कंप्रेशन वाला ग्राफ है, मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये कंप्रेशन वाला प्रोसेस है। और वापस से हम इसको एडियाबैटिकली ऊपर ले गए, तो ये वाला प्रोसेस भी कंप्रेशन वाला प्रोसेस है। यहां पे जो एक सवाल सबके मन में आता है कि उन्होंने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को ही क्यों यूज किया, अब उसको अपन देखते हैं शुरुआत से, ठीक है। आपको एक तो बात समझ में आएगी कि पहले आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, फिर कंप्रेशन में आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक। अब ऐसा ही क्यों हुआ, इसको देखते हैं। अब देखो, मान लो आप ये वाली स्टेट 1 में हो, यहां पे भैया क्या क्या था, P1, V1 और TH। तो यहां पे ठीक है। अब मेरे को इसको ऐसे एक्सपैंड करना है कि मैं जितनी भी हीट सराउंडिंग से उठा रहा हूं, जितनी भी हीट, अब मेरे वर्ड्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, जितनी भी हीट मैं सराउंडिंग से उठा रहा हूं, मैं सबके सबको वर्क में कन्वर्ट कर लूं। मेरे को मैक्सिमम वर्क करवाना है अपने सिस्टम से, जो कि मेरा इंजन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी हीट सराउंडिंग से ली, जो कि हायर टेम्परेचर TH पे जो था, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई, सारी की सारी कन्वर्ट हो गई वर्क में। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें W का मैग्नीट्यूड Q के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है? ऐसा सिर्फ एक ही प्रोसेस है, और वो प्रोसेस है आइसोथर्मल।
ये पीवी कर्व है, वो प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो बात समझ में आई कि कार्नोट ने आइसोथर्मल क्यों लिया था, जितनी सराउंडिंग से हीट ले रहे हो सब की सब हमको वर्क के फॉर्मेट में वापस दे दो। तो पहला प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल, इसको मान लेना आइसोथर्मल, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो अब हम किसी दूसरी स्टेट पे पहुंच गए। अब देखो क्या हुआ, हमने सराउंडिंग से हीट ली, कुछ वर्क में कन्वर्ट हो गई। पर अब एक बात मेरे को पता है कि जो मेरा इंजन है वो अभी भी हायर टेम्परेचर पे है एज कंपेयर टू क्या, देखो मेरा इंजन तो जो है इस पॉइंट पे कितने टेम्परेचर पे है, TH पे है, और जो मेरा सिंक है यहां पे वो कितने टेम्परेचर पे है, TC पे है। इसका मतलब अभी मैं क्या कर सकता हूं, मैं मेरे इंजन से इंटरनल एनर्जी खर्च करवा के थोड़ा सा और वर्क डन ले सकता हूं। क्या कर सकता हूं मैं, थोड़ा सा और वर्क डन ले सकता हूं, मैं मेरे इंजन से थोड़ी सी उसकी इंटरनल एनर्जी खर्च करा के वर्क ले सकता हूं। तो अब ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें सारी की सारी इंटरनल एनर्जी पूरी की पूरी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। मतलब अब मेरे को चाहिए डेल्टा U इज इक्वल टू W। ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ऐसा सिर्फ एक ही प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है भैया, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अब हमने दूसरा प्रोसेस कौन सा कराया, इन दो स्टेट को ज्वाइन करने वाला, ये एक्सपेंशन, एडियाबैटिक प्रोसेस हमने करवाया। तो कार्नोट का ये दूसरा प्रोसेस था, ठीक है। अब यहां पे मान लो जो भी वर्क हुआ, अब हमको पता है कि हमको क्या करना है, हमको जाते टाइम सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा उसको इनिशियल स्टेट में पहुंचाने के लिए, पर हम कम वर्क करना चाहते हैं। कम वर्क का मतलब क्या, कि हम कोई ऐसा वर्क करें, और इसको अपन देखो ग्राफिकली भी देख चुके हैं, अगर कंप्रेशन हो रहा है तो पहली बात तो W रिवर्सिबल लेस देन होता है W इरिवर्सिबल, ठीक है। W रिवर्सिबल कम होता है W इरिवर्सिबल से कंप्रेशन के केस में, ये तो आपको दिख ही रहा है ना। तो अब और मेरे को एक बात बताया कि मेरे को सारा का सारी की सारी हीट जो मैं रिजेक्ट करूंगा, अब मेरे को यार सराउंडिंग को भी तो हीट देनी पड़ेगी ना। पहले मैंने सराउंडिंग से ले ली, अब मैं सराउंडिंग को दूंगा, सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं तो सारा का सारा हीट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। फिर से मेरी रिक्वायरमेंट क्या आई, फिर से मेरी रिक्वायरमेंट आई कंप्रेशन के लिए। ये फिर से क्या हो गया, ये फिर से प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल। तो मैंने फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस करा लिया। बस इस बार डिफरेंस ये है कि ये वाला जो मेरा प्रोसेस है ये कंप्रेशन का प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, कंप्रेशन का प्रोसेस है। तो देखो मैं टीसी तक तो पहुंच गया है ना। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को यह करना है कि मेरे को उसको टीसी से टीएच पे लेके जाना है, और मैं ही सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं मिनिमम पॉसिबल वर्क में मैक्सिमम टेम्परेचर राइज करा दूं। इसका मतलब अगर हीट इन्वॉल्व ही नहीं हो और मेरा फिर से ये हो जाए कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, तो मजा आ जाए। तो प्रोसेस फिर से हो जाएगा एडियाबैटिक। तो इसीलिए ये वाली साइकिल आती है। ये साइकिल लाने की कार्नोट की आपको वो समझ में आई। और हमको क्या पता है कि एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा होता है और कंप्रेशन के केस में रिवर्सिबल का वर्क डन कम होता है। इसीलिए कार्नोट की साइकिल पूरी की पूरी रिवर्सिबल है। तो अभी तक हमने कार्नोट साइकिल में ये देख लिया है, ठीक है। अब देखो अगर मैं प्रोसेसेस को समराइज करूं तो ये 4 प्रोसेस हो रहे हैं कुल मिला के। कौन कौन से 4 प्रोसेस हो रहे हैं, ये चारों। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन पहला, एडियाबैटिक एक्सपेंशन रिवर्सिबल दूसरा, सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल हैं। कंप्रेशन तीसरा और कंप्रेशन चौथा। तो हम उसको किसी स्टेट से दूसरी स्टेट पे ले गए, घुमा फिरा के वापस से हम उसको इनिशियल स्टेट पे ले आए। कार्नोट साइकिल की सबसे खास बात क्या है, हमको पता है कि अगर मैं सेम फाइनल वॉल्यूम की बात करूं तो W रिवर्सिबल एक्सपेंशन में हमेशा 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 ज्यादा होता है W इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो मतलब हमको इस साइकिल से जितना भी वर्क डन मिला, इन 2 प्रोसेस से हमको वर्क डन मिला था, ठीक है। इन 2 प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा था। यहां पे आप देख सकते हो सिर्फ जो एक्सपेंशन के प्रोसेस है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये वाला प्रोसेस, ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 1 से 2 और 2 से 3 यहां पे हमको वर्क डन मिल रहा है, सिस्टम हमको वर्क डन दे रहा है। ये दोनों के दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए इनमें मैक्सिमम वर्क डन होगा।
ठीक है, तो हमको बात समझ में आ गई। और सिमिलरली अगर मैं इन दोनों प्रोसेस के लिए बात करूं तो क्या होता है, हमने कोशिश की थी कि भाई जब हमको सिस्टम पे वर्क करना पड़े, उसको इनिशियल स्टेट में ले जाने के लिए तो मिनिमम करना पड़े। वो हमने कैसे इंश्योर किया, हमको पता है वर्क डन रिवर्सिबल कंप्रेशन सेम फाइनल वॉल्यूम के लिए कम होता है वर्क डन इरिवर्सिबल कंप्रेशन से। तो बस ये हमारा पूरा का पूरा काम सेट हो गया। तो हम एक बात बोल सकते हैं कि कार्नोट इंजन जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी वाला इंजन है। ये हम प्रूव कर चुके हैं प्रोसेसेस को एनालाइज करके और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के वर्क डन को एनालाइज करके। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये कि जो कार्नोट इंजन है रिजेक्ट करता है मिनिमम हीट टू द सराउंडिंग्स इन इट्स ऑपरेशन और मैक्सिमम हीट टू वर्क कन्वर्ट हमने कर लिया है, टू वर्क। हेंस एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज मैक्सिमम, हमने ये एस्टैब्लिश कर दिया है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब मैं इतनी देर से एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं तो मैं उसको एफिशिएंसी का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल लेता हूं। देखो अब यहां पे क्या हो रहा है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में हमने देखा कि एफिशिएंसी कितनी होती है भाई, एफिशिएंसी होती है इतनी, नेट वर्क डन अपॉन नेट हीट एब्सॉर्ब्ड। तो नेट वर्क डन कितना हो गया W और नेट हीट कितनी हो गई। इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं। अभी तक हम Q1 Q2 कर रहे थे और इसको सिंपलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, Q1 की तो जगह ले लेते हैं QH, ठीक है, मतलब जो हमने हीट एब्सॉर्ब की। और Q2 की जगह हम क्या करते हैं, हम Q2 की जगह ले लेते हैं QC, ठीक है। तो QH और QC। और प्रोसेस कौन कौन से हो गए, प्रोसेस हो गए यहां पे हम पहले ही मार्क कर चुके हैं भाई, तो वापस से मार्क कर लेते हैं अपन। प्रोसेसेस हो गए 1 से 2, सो दिस इज 1, दिस इज सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट एंड फोर्थ स्टेट। तो अब मैं क्या करता हूं कि हर स्टेट के लिए वर्क डन निकाल लेता हूं, ठीक है, और हीट निकाल लेता हूं। तो नेट वर्क डन अपॉन हीट एब्सॉर्ब कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। सो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है W टोटल। यहां पे मैं मॉड्यूलस लगा सकता हूं क्योंकि मैंने साइकिल इसी तरह से डिफाइन किया है, मेरे को पता है मेरे को नेट वर्क डन मिल ही रहा है, अपॉन QH। इतनी मैंने हीट एब्सॉर्ब करी, QH इतनी, तो मेरे को ये निकालना है। तो मैं सारे प्रोसेसेस के लिए वर्क डन निकाल लेता हूं, उससे नेट वर्क डन आ जाएगा। हीट एब्सॉर्ब मेरे को पता है कि मैंने कौन से प्रोसेस में हीट को एब्सॉर्ब किया है, ठीक है। वो जो आइसोथर्मल वाला प्रोसेस था मैंने उसमें हीट को एब्सॉर्ब किया है, फर्स्ट वाला जो प्रोसेस है तो मैं निकाल लूंगा। सो अब मैं चालू हो जाता हूं। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं इस साइकिल के लिए वर्क डन इन 1 to 2, मतलब कौन से प्रोसेस का वर्क डन, ये वाले प्रोसेस का वर्क डन। चलो निकालो। सो Q12 इज इक्वल टू, Q12 किसके बराबर होगी, माइनस W12 के, और W12 किसके बराबर है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। तो वॉल्यूम मतलब वर्क डन कितना हो जाएगा, सो W12 इज इक्वल टू RTH ln V2 बाय V1। यह आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डन होता है जब रिवर्सिबल का केस है। तो ये तो मेरा W12 निकल गया इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है यहां पे, माइनस Q12। अगला अपन निकाल लेते हैं W23। सो ये फर्स्ट, अच्छा ये मैंने कैसे लिख दिया, अरे यार ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, Q0 है। अरे ये तो अपने को आता है यार। इसमें क्या था कि इंटरनल एनर्जी बराबर क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी बराबर हो गया वर्क डन। सो यहां पे फाइनल टेम्परेचर कितना है TC, इनिशियल टेम्परेचर कितना है TH, TC फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर, तो मैंने यहां पे वही लिखा है, ये फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर, तो CV TC माइनस TH, ठीक है। तो ये मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस का हो गया, एडियाबैटिक। तो अपन कौन से प्रोसेस की बात कर लेते हैं, अपन अभी इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब हमको 3 से 4 जाना है भैया। 3 पे वॉल्यूम कितनी है V3, 4 पे कितनी है V4। प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। हाँ तो हम वर्क डन कितना लिख देंगे, हम वर्क डन लिख देंगे, और हम कौन से टेम्परेचर से गए, हमारा टेम्परेचर है अभी T कोल्ड। ये कौन सा आइसोथर्म है, T कोल्ड वाला आइसोथर्म है। तो हम अपना वर्क डन लिख देंगे वर्क 3 4
हम 3 से 4 गए, फाइनल वॉल्यूम V4, इनिशियल वॉल्यूम V3, सो R माइनस RTC ln V4 बाय V3। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा -Q के। फोर्थ में मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब W41, ये मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, ये मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस है। अरे 4 से 1 वाला तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, मैंने गलत बोल दिया था। तो इसमें क्या होगा, इसमें वही हो जाएगा CVDT के बराबर, मतलब या फिर CV T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो T फाइनल कितना है, T फाइनल तो हो गया TH और T इनिशियल हो गया TC। तो मेरा क्या हो जाएगा फाइनली वर्क डन 4 से 1 का, ये मेरा हो जाएगा CV TH माइनस TC, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं सोचूं मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है, तो मैं टोटल वर्क डन निकालने के साथ साथ क्या कर लेता हूं, मैं उसमें मॉड्यूलस लगा देता हूं, जो भी मेरे पास क्वांटिटी आएगी वो पॉजिटिव होके आएगी। सो W टोटल का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2 और 4 तो कैंसिल हो गए, एक दूसरे से कैंसिल हो गया, CVTC माइनस TH प्लस CVTH माइनस TC, तो ये एक दूसरे के एकदम माइनस है, तो ये तो गए। फाइनल वर्क डन कितना आ गया, मैंने मॉड्यूलस लगा दिया तो माइनस हट जाएगा, RTH ln V2 बाय V1 प्लस RTC। तो ये मेरा फाइनल वर्क डन आ गया। अब मेरे को हीट भी कौन सी चाहिए, मेरे पास फाइनली ये जो हीट है वो भी मेरे पास है Q12 इतना, ठीक है। Q12 कितना हो जाएगा, Q12 हो जाएगा RTH ln V2 बाय V1। पर अब मैं क्या चाहता हूं कि यार इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, अपन ये देखें कि V1 V2 और V4 V3 में क्या रिलेशनशिप है। वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, वो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। पूछो कैसे, ऐसे देखो, अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूं और यहां पे अगर मैं लिखूं तो ये वाला मेरा प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो अगर मैं 2-3 प्रोसेस की बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा एडियाबैटिक रिलेशनशिप से। एडियाबैटिक में हमको पता है क्या, T इनिशियल अपॉन T फाइनल इज इक्वल टू V फाइनल अपॉन V इनिशियल की पावर गामा माइनस 1। सिमिलरली मेरे पास क्या आ जाएगा वापस से, अगर मैं प्रोसेस 4 और 1 की बात करूं तो 4 से 1 के लिए कितना हो जाएगा, 4 से 1 के लिए हो जाएगा TH अपॉन TC। मैं TH अपॉन TC क्यों लिख रहा हूं, मैं TH अपॉन TC इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं ये कर सकूं कि मैं TH और TC को तो एलिमिनेट कर दूंगा, डायरेक्टली दोनों वॉल्यूम के रेशियोज को इक्वेट कर दूंगा। तो मैंने वापस से TH अपॉन TC लिखा, मतलब T फाइनल जो कि 1 पे था अपॉन T इनिशियल जो कि 4 पे था। तो इसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा V इनिशियल अपॉन V फाइनल की पावर गामा माइनस 1, क्योंकि वो इनवर्सली हम ऐसे लिखते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा था। तो ये क्या हो जाएगा भाई, V इनिशियल मतलब V4 अपॉन V1, ये 4 है की पावर गामा माइनस 1, ये हो गया। तो बेसिकली मेरे पास फाइनली क्या रिलेशनशिप आ गया, मेरे पास फाइनल जो रिलेशनशिप आया वो आया V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब मैं उसको यहां लिख लेता हूं, क्या रिलेशनशिप है भैया, V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो मैं इस V4 अपॉन V3 को सब्स्टिट्यूट क्या कर सकता हूं, V4 अपॉन V3 को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं V1 अपॉन V2। तो मेरे पास जो टोटल वर्क डन है V1 V2 और V4 V3 के टर्म्स में इतना आया। मैंने क्या रिलेशनशिप निकाला कि भैया V4 बाय V3, ये मैंने यहां पे लिख रखा है V4 बाय V3 इज इक्वल टू V1 बाय V2। अब मैं जल्दी जल्दी लिखता हूं, ठीक है। तो ये मेरा रिलेशनशिप आया, तो मैं V4 बाय V3 को V1 बाय V2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो उसको लिख देता हूं। अब मैं RTC ln V1 बाय V2 को क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं दिस माइनस RTC ln V2 बाय V1। मैंने लॉग में उल्टा किया तो लॉग की प्रॉपर्टी से उसके आगे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो मैं फाइनली जो वर्क टोटल को लिख सकता हूं, अब देखो R ln V2 बाय V1 तो कॉमन हो गया, इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं उसको बाहर लिख देता हूं R ln V2 बाय V1। अंदर क्या बचा, अंदर बचा T हॉट माइनस T कोल्ड। तो ये मेरे पास टोटल वर्क डन आ गया। टोटल हीट कितनी है, टोटल हीट है, सो
यहां पे मैं लिख देता हूं उसको, Q12 जब मैंने यहां से कैलकुलेट किया तो वो आया बराबर RTH ln V2/V1 के। उसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास ईटा आ जाएगा तो R ln V2/V1 से R ln V2/V1 कटा, तो फाइनली मेरे पास ईटा क्या बचा, 1 माइनस TC/TH। कितना बचा मेरे पास, 1 माइनस TC/TH। ये मेरी एफिशिएंसी आई कार्नोट साइकिल की, जो कि एक रिवर्सिबल साइकिल है। अब देखो 1 माइनस TC/TH अपन एफिशिएंसी को लिख लेते हैं यहां पे अपने यूज के लिए। ठीक है, तो ये हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी आई। तो यहां पे कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो कि ये जो टेम्परेचर है ये आपको केल्विन में लेना है। एफिशिएंसी निकालने के लिए अगर आपने डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर ले लिया तो आपकी एफिशिएंसी गलत आएगी। एफिशिएंसी में जो है टेम्परेचर केल्विन में लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोग यहां गलती करते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये वाली एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। मैं आपको ये पहले भी बोल चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं। मैं क्यों दोहरा रहा हूं ये आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। अभी आपको क्या याद रखना है कि जब मैं एफिशिएंसी की फॉर्मूला 1 माइनस TC/TH लिख रहा हूं तो ये एक तो मैक्सिमम ईटा है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, क्योंकि हमने निकाला है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। हमने जो वर्क डन का फॉर्मूला यूज किया था कि भाई nRT ln माइनस nRT ln V2/V1, ये सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है, उससे हमने एफिशिएंसी निकाली। अच्छा, एफिशिएंसी और किसके बराबर होती है, हम शुरू से देख रहे हैं, W का मॉड अपॉन क्या, अपॉन QH, जो कि हमको हॉट सोर्स से जो हमको हीट आई। अच्छा, अब ये साइक्लिक प्रोसेस था, तो साइक्लिक प्रोसेस में मेरे को क्या पता है कि साइक्लिक प्रोसेस है, इसका मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू 0। बात सही है, समझ में आई ना, डेल्टा U 0 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये इंप्लाई करता है कि जो टोटल वर्क डन है ये भी टोटल वर्क डन है, इसका माइनस बराबर होगा जो हमने हीट ली प्लस हमने कुछ हीट रिजेक्ट की। ये इसके बराबर होना चाहिए, साइक्लिक प्रोसेस है तभी तो डेल्टा U 0 आएगा। अब देखो वर्क डन टोटल हमको सिस्टम से वर्क मिला, ये हमको पता है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है, इसके साथ मैंने माइनस साइन लगाया तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। QH का मैग्नीट्यूड QC से ज्यादा है, हमने ज्यादा हीट ली, उसमें से कुछ ही अमाउंट हमने रिजेक्ट किया, तो QC नेगेटिव है, QH पॉजिटिव है। तो मैं एफिशिएंसी को क्या लिख सकता हूं, और मैं एफिशिएंसी को लिख सकता हूं QC प्लस QH अपॉन QH, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, दिस इज फॉर ऑल। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली जो एफिशिएंसी है ये सारे प्रोसेसेस के लिए है, मतलब रिवर्सिबल के लिए भी है, इरिवर्सिबल के लिए भी है, क्योंकि हमने सिर्फ एफिशिएंसी की डेफिनेशन यहां पे यूज की है, कोई हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया। तो मेरे को एक बात क्या पता चल गई, मेरे को एक बात पता चल गई ये कि ईटा इज इक्वल टू TH माइनस TC/TH इज इक्वल टू QH प्लस QC/QH। और एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। ये सबसे इंसेन बात है जो कार्नोट को मिली। सो दिस इज इंसेन बात। कौन सी बात, इंसेन बात, इंसेन बात। क्यों, क्योंकि यार आप सोचो कोई वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही। अगर मान लो मेरे TH और TC सेम है रियल गैस के लिए एंड आइडियल के लिए, और मेरा प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो उनकी एफिशिएंसी एग्जैक्टली सेम आने वाली है। बात समझ में आई, उनकी एफिशिएंसी क्या आने वाली है, एग्जैक्टली सेम आने वाली है। तो ये बहुत ही माइंड बॉगलिंग बात है, तो इसको अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अपन थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस और करते हैं। देखो तो मेरे पास क्या आ गया कि भाई 1 माइनस TC/TH इज इक्वल टू 1 प्लस QC/QH, ये मेरे पास आ गया। मैं 1 दोनों तरफ से हटा देता हूं। ये सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्वालिटी आई है, मैं आपसे फिर से बार बार बोलता जा रहा हूं, रिवर्सिबल के लिए है। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा सिग्मा Q रिवर्सिबल बाय T इज इक्वल टू 0 हो गया हर साइक्लिक प्रोसेस के लिए। यहां पे मेरे को दिख गया, अगर मैं इसके अलावा भी थोड़ी और प्रोसेस लगा देता तो मतलब ये और ज्यादा हीट बाय टेम्परेचर जुड़ के यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा Q रिवर्सिबल बाय T इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहूं तो मेरा क्या हो जाएगा कि साइक्लिक इंटीग्रल, जिसको मैं इससे डिनोट करता हूं Q रिवर्सिबल बाय T इज इक्वल टू 0। यहां पे मैं सिर्फ रिवर्सिबल की ही बात कर रहा हूं। तो ये जो टर्म आई कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q रिवर्सिबल बाय T इज इक्वल टू 0, तो इसमें ये जो टर्म है Q रिवर्सिबल बाय T, ये एक स्टेट फंक्शन के बराबर है। और उस स्टेट फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस स्टेट फंक्शन को हम बोलते हैं एंट्रोपी। अब ये एंट्रोपी ऐसा टॉपिक है जिससे ऑलमोस्ट सब लोग डरते हैं। अरे मतलब ये टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है, पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत प्यारा है, बहुत फन है। केमिस्ट्री में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप एक आंसर दे सकते हो कि यार एंट्रोपी, तो लोग मान लेंगे। ये कुछ ऐसा मजेदार टॉपिक है, ठीक है। तो मैंने एंट्रोपी को किस तरह से आपको बताया कि ये जो एंट्रोपी है ये अभी हमारे लिए थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिकल सेंस में मैक्रोस्कोपिक स्केल पे बराबर हम इसको लिख सकते हैं Q रिवर्सिबल बाय T के। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं S से। तो मैं क्या लिख सकता हूं फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, ds इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को एक बात और इंपॉर्टेंट पता चल गई। क्या मेरे को पता चल गई एक और इंपॉर्टेंट बात, कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जिसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है? वो वाला फंक्शन होता है स्टेट फंक्शन। तो S जो कि है एंट्रोपी इज यहां पे जो मैं एक एक छोटी छोटी लाइन बोल रहा हूं ना, उसका मैं यूज करने वाला हूं और वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे दो चीजें हो गई कि Q रिवर्सिबल बाय T ही S के बराबर है, Q इरिवर्सिबल बाय T S के बराबर नहीं है। सिर्फ जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी वो ही एंट्रोपी के बराबर है। और एंट्रोपी खुद एक स्टेट फंक्शन है, मतलब सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। अब अपन बात कर लेते हैं, ये तो देखो एंट्रोपी हो गई मैथमेटिकली, सो ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाय t, ये हमारा हो गया। इसका जो फिजिकल सेंस है वो भी मैं आपको थोड़े टाइम में अभी बताने वाला हूं। उससे पहले अपन एक काम करते हैं कि अपन इरिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी को यूज करके देखते हैं कि भाई इरिवर्सिबल के लिए एफिशिएंसी क्या आ रही है और मैं उससे एंट्रोपी को किस तरह से रिलेट कर सकता हूं, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल, सो अगर मेरा साइकिल इरिवर्सिबल है तो मैं क्या करूंगा, देखो मेरा यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है, ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस QC बाय QH। अब ये मैंने इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिखा है। मैंने आपसे क्या बोला था, रिवर्सिबल प्रोसेस की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है किसी भी केस में। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ये वाली जो मेरी इरिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी आई है ये कम होगी रिवर्सिबल साइकिल के एफिशिएंसी से, जो कि बराबर होती है, तो पहले इक्वालिटी आ रही थी क्योंकि दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल थे, अब इनइक्वालिटी आ रही है क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं। इसको मैं अगर थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि QC बाय TC प्लस QH बाय TH लेस देन 0। तो अगर मैं इसको वापस पुराने तरीके से लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो फंक्शन है ये एक स्टेट फंक्शन नहीं है। ये एक स्टेट फंक्शन नहीं है, क्या, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q इरिवर्सिबल बाय T। तो मैंने आपसे तब भी बोला था, मैं वापस बोल रहा हूं कि एंट्रोपी कब निकाल सकते हैं हम, जब सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तभी हम एंट्रोपी को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q बाय T।
ओनली फॉर क्यू रिवर्सिबल बाय टी हम उसको एंट्रोपी के इक्वेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? और हमको एक बात और समझ में आई कि मैक्सिमम एफिशिएंसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ऐसा कुछ हो रहा है जहां पे साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्यू रिवर्सिबल बाय टी इज लेस देन 0। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।